Good morning, ma'am. Is it visible? Hello.
Hello, ma'am. Can we start? Yes, ma'am. Good morning, everyone. By the आज हम हिंदी व्याकरण विभाग में से सहायक क्रिया पढ़ने वाले हैं। सहायक क्रिया जो है हमें बोर्ड एग्जाम में कृति परीक्षा के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। दो प्रश्न आने वाले, एक सहायक क्रिया पर आएगा और एक प्रेरणार्थक क्रिया। इन दो विषयों पर हमें प्रश्न आएंगे। तो आज हम सहायक क्रिया के बारे में रिवाइज करेंगे। सहायक क्रिया में क्रिया की परिभाषा हम पहले अच्छे से जान लेंगे। परिभाषा जो है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो ऐसा शब्द जिससे कोई भी क्रिया होती है या हमें उस शब्द से किसी क्रिया का आभास होता है, उस शब्द को जो है क्रिया शब्द कहते हैं। तब क्रिया में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसमें से सहायक क्रिया पढ़ने वाले। तो सहायक क्रिया नाम से ही हमें समझ में आता है, सहायक यानी मदद करने वाली या सहायता देने वाली। मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य विशेष अर्थ प्राप्त करा देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की परिभाषा ठीक से एक बार देख लो, पढ़ लो और समझ लो कि सहायक क्रिया की परिभाषा है कि जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य विशेष अर्थ प्राप्त करा देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि ये परिभाषा में ही हमें समझ में आता है कि सहायक क्रिया आने वाली है। यानी कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया को सहायता देगी उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया पहचानने के लिए आसान तरीका क्या है कि पहले दो क्रियाएं, वाक्य में कौन सी दो क्रियाएं उन्हें ढूंढना, उसमें से मुख्य क्रिया कौन सी है वो पहचानना, और फिर उसकी सहायता या उसे विशेष अर्थ देने वाली सहायक क्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा अच्छे से याद रखना। अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि सहायक क्रिया की जरूरत है। एक्सक्यूज मी मैडम, माइक ऑन है किसी का? हेलो, अच्छा, तो सहायक क्रिया को हम कुछ उदाहरणों से कोशिश करेंगे कि सहायक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों वाक्य में दो क्रियाएं होना जरूरी होता है। यहाँ पर उदाहरण है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़। यहाँ पर इस वाक्य में दौड़ एक क्रिया दिखाई दे रही और एक संज्ञा भी है। दूसरा वाक्य है, करामत अली सुनकर खामोश रह। तीसरा वाक्य, उसका अनुभव हमने कर। चौथा, चाची माँ के पास चली। पांचवा वाक्य है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट। यहाँ पर हमने 5 वाक्य पढ़े हैं। तो ये 5 वाक्य में संज्ञाएं है, क्रिया भी है, लेकिन फिर भी ये वाक्य हमें बोलने में और सुनने में सही नहीं लग रहे। इनमें हमें कोई कमी महसूस कोई कमी लग रही है, इसमें शब्दों की कमी है, जिससे कि इस वाक्य को पूर्णतः अर्थ नहीं मिल रहा है। तो वो कमी क्या है, कौन सा शब्द जो है उस कमी को पूरा करेगा, वो हम देखते हैं। देखो, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जब पड़ी शब्द इस वाक्य में जोड़ दिया गया है या दौड़ इस क्रिया के साथ जोड़ दिया गया है पड़ी शब्द, अब इस वाक्य को पूर्ण अर्थ मिल गया है। अब हमें ये वाक्य जो है अर्थपूर्ण
लग रहा है, ये वाक्य भी अर्थपूर्ण गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वही संज्ञा है, वही क्रिया है, क्या है, मूल क्रिया को सहायता देने के लिए हमने और एक क्रिया का इस्तेमाल किया है, वो क्रिया है पड़ी। और ये पड़ी शब्द जब दौड़ना इस क्रिया के साथ जुड़ गया, तब दौड़ पड़ी इस वाक्य पूर्णतः अर्थ मिल गया। तो इसी तरह से जो शब्द या जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसे पूर्ण अर्थ देती है, उस वाक्य को पूर्ण अर्थ देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी इस वाक्य में दौड़ना ये मुख्य क्रिया हो गई, दौड़ शब्द जो है मुख्य क्रिया है दौड़ना, और उसको सहायता देने के लिए हमने पढ़ना या पढ़ी इस क्रिया का इस्तेमाल किया है, इसलिए पढ़ी यह शब्द जो है सहायक क्रिया है। उसी तरह से दूसरा वाक्य हम देखते हैं, करामत अली सुनकर खामोश रह। आग्रह का यह भी एक क्रिया है, लेकिन सिर्फ इतना एक ही क्रिया इस्तेमाल करने से इस वाक्य को अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए वाक्य को पूर्णतः अर्थ देने के लिए गया, गया का मूल है जाना, जाना इस क्रिया का इस्तेमाल गया उसने किया है, तब जाकर इस वाक्य को पूर्ण अर्थ मिला है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, तो गया सहायक क्रिया है और क्या है जाना। दूसरा वाक्य है, उसका अनुभव हमने कर लिया। देखा था कि उसमें सिर्फ उसका अनुभव हमने कर, तो उसे पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा है, तो उसे पूर्ण अर्थ देने के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और लिया इस रूप में इस्तेमाल किया, तो इसलिए कर लिया, कर मुख्य क्रिया है और लेना उसको सहायता देने के लिए उस क्रिया को किया गया है। 40 बाद चली आई, तो जब चली इस सिर्फ एक मुख्य क्रिया का इस्तेमाल किया था, तब वाक्य में अर्थ नहीं आ रहा था, तो इसलिए आई शब्द यानी उसका मूल क्रिया है आना, तो आना मूल क्रिया का आई रूप में इस्तेमाल किया, तब इस वाक्य को पूर्ण अर्थ मिल रहा है। तब वाक्य बनता है काची आई, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। तो जब तक सिर्फ मूल क्रिया थी तब तक इसे पूर्ण अर्थ नहीं मिल रहा था, देने के लिए जाना मूल क्रिया का इस्तेमाल हमने सहायक रूप में किया है। तो इस तरह से अब ये जो पांचों वाक्य है हमें अर्थपूर्ण लग रहे। जब हमने पहले देखा था कि तब इसे अर्थ नहीं मिल रहा था, ये सारे वाक्य अर्थ नहीं लग रहे थे, और जब में और एक क्रिया रूप जोड़ दिए वाक्य अर्थ मिल गए। ये जो वाक्य, ये जो शब्द क्रिया है, इस क्रिया को सहायक करने के लिए जो मूल क्रियाएं है यहाँ पर दौड़, रह, कर, चली, ये जो मूल क्रियाएं है सहायक के लिए हमने और एक क्रियाओं का इस्तेमाल किया है, जो कि पड़ी, आई और गए, ये सहायक क्रिया के रूप है। तो जब हमने इनको मूल क्रिया के साथ जोड़ दिया, तब इस वाक्य अर्थ गया, इसलिए क्रियाओं ने सहायता की है वाक्य अर्थपूर्ण बनाने के लिए, इसलिए इसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया और एक देखा है कि वाक्य में जो अंतिम क्रिया आएगी, अंतिम जो वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो हम प्रश्न जो बोर्ड की कृति पत्रिका रहेगी उसमें हमें सहायक क्रिया पहचानने के लिए प्रश्न आएगा, तब हमें यह करना है, वहां पर ड्रॉ करके लिखना होगा कि सहायक क्रिया और उसकी मूल क्रिया, तब हम इस तरह से
ये जो शब्द है पढ़ी, पढ़ी शब्द सहायक क्रिया में आएगा और उसका मूल क्रिया आएगा पढ़ना। गया उसका मूल क्रिया में लिखना है। इस तरह से बॉक्स भी लिखेंगे, बॉक्स में सहायक और मूल क्रिया लिखना होगा। तीसरे वाक्य में क्रिया सहायक क्रिया आएगा, उसका मूल क्रिया आएगा लेना। क्रिया का आना मूल क्रिया बनेगा। गए सहायक क्रिया होती है, जाना यह क्रिया बनेगा। कृति पत्रिका में वाक्य दिया रहेगा, उस वाक्य में से हमें सहायक क्रिया ढूंढकर उत्तर पत्रिका में या हमारे चौथे विभाग व्याकरण में यह प्रश्न आएगा। दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया होती है जिन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से देखा कि इस्तेमाल किया तो ये क्रिया भिन्नार्थक क्रिया होती है। भिन्नार्थक यानी क्या, अलग अलग, दोनों क्रिया अलग अलग। पढ़ना यह भी अलग है, दोनों एकदम भिन्न है, यानी एकदम अलग अलग क्रिया है। जैसे कि रहना और गया यानी जाना, रहना और जाना ये दो भी अलग अलग क्रिया। इस तरह से दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया होती है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब ये क्रियाएं साथ में होती है तब इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाएं साथ में होना यानी संयुक्त, संयुक्त का अर्थ ही होता है कि साथ में होना। वाक्य का अर्थ पूर्ण करने की जिम्मेदारी जब मुख्य क्रिया नहीं निभा सकती तब जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होती है वह वाक्य का भाव व अर्थ बनाती है। एग्जाम्पल में देखा था कि पहले जो वाक्य हमने देखे थे उसमें एक ही क्रिया थी, लेकिन एक क्रिया जो है अर्थ पूर्ण बताने के लिए की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही थी, उस एक क्रिया था, इसलिए उसकी सहायता के लिए हमने और एक क्रिया का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तब हुआ या उस वाक्य को अर्थ मिला। इसलिए उसे जो दो क्रियाएं होती है, दो क्रियाओं का होना संयुक्त क्रिया सहायता देती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ आने वाली क्रिया वाक्य के अर्थ को पूर्ण रूप से समझाने में सहायता करती है। तो ये क्रियाओं का उपयोग होता है कि मुख्य क्रिया के साथ आने वाली, यानी ये दोनों क्रिया जो है एक साथ आती है, एक के बाद आती है, पूर्ण रूप से समझाने में सहायता करती है। कि एक ही क्रिया है तो उसका अर्थ पता नहीं चलता, इसलिए दूसरी क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमें वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से पता चले। अब सहायक क्रिया की परिभाषा। मुख्य क्रिया के बाद में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। हमने वाक्य में देखा था, वाक्य में पहले मुख्य क्रिया आएगी, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं सहायक क्रिया का अर्थ सहायता करना है। सहायता करना यानी मदद करना, मुख्य क्रिया को मदद करना यह सहायक क्रिया का कर्तव्य है या उसका काम है। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण है, नागर जी आप लिखते रहिए। दूसरा उदाहरण, मंजू भाभी कमरे में जाकर रोने लगेगी। तीसरा, सोना की लड़की कथकली पर डांस करने लगी। चौथा उदाहरण है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पांचवा उदाहरण है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो सहायक क्रियाएं हैं उन्हें रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। सहायक क्रिया पहले वाक्य में रखिए, लिखना
मूल क्रिया है और उसकी सहायता कर रहा है रहिए शब्द, यानी कि रहना, यह क्रिया। दूसरे वाक्य में मूल क्रिया है रोने, रोने यानी कि रोना, यह मुख्य क्रिया है। उस क्रिया को सहायता देने के लिए लगेगी यानी लगना, इस क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो वाक्य है उसमें डांस करने लगी, तो करने यह मुख्य क्रिया है और उस मुख्य क्रिया को सहायता देने के लिए लगी यानी कि लगना, इस क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। चौथे वाक्य में दौड़ना, दौड़ यह मुख्य क्रिया है और पड़ी यानी पढ़ना, इस मुख्य क्रिया का सहायक रूप में पड़ी रूप में इस्तेमाल किया गया है। रह गया, रहना मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप है जाना। तो ये इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि सहायक क्रियाएं जो है मुख्य क्रिया के बाद में आई है, यानी मुख्य क्रिया के बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया है कहते हैं। इसे लाल रंग में हाईलाइट किया है। जब हम उत्तर पत्रिका में लिखेंगे तब हमें उत्तर पत्रिका में सिर्फ सहायक क्रिया ही लिखना है, और जो सहायक क्रिया लिखेंगे जैसे कि रहिए, तो उस सहायक क्रिया का मूल रूप हमें लिखना है। रहिए का मूल रूप आएगा रहना, लगेगी का मूल रूप आएगा लगना, लगी का लगना, पड़ी इस क्रिया सहायक क्रिया का मूल रूप आएगा पढ़ना, और गया इस सहायक क्रिया का मूल रूप आएगा जाना। तो हमें उत्तर पत्रिका में सहायक क्रिया ढूंढना है सबसे पहले, यानी कि जो अंतिम क्रिया होगी, दो क्रियाएं आई तो संयुक्त क्रिया है, उसमें से जो अंतिम क्रिया होगी उसे सहायक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को गौर से देखिए। मंदार ने उसे पैसे दे दिए, राजू गेंद लाना भूल गया, आनंद मुंबई से लौट आया। तो इन तीनों वाक्यों में दे दिया को रेखांकित किया गया है, रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया। दूसरे वाक्य में भूल गया, इन दो क्रियाओं को रेखांकित किया गया है। और तीसरे वाक्य में लौट आया, ये दो क्रियाएं, लौटना भी क्रिया है और आया यह भी क्रिया है। तो ये इन वाक्यों में जो आखिरी दो शब्द है ये दोनों भी क्रियाएं हैं। इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसमें से दे, भूल और लौट, ये तीनों जो है ये मुख्य क्रिया है, यानी दे यानी देना, भूल यानी भूलना, लौट यानी लौटना, ये तीनों मुख्य क्रियाएं है। और इन मुख्य क्रियाओं को सहायता देने के लिए दूसरी कौन सी क्रियाओं का इस्तेमाल किया है? दिए, गया और आया। दिए यानी देना, गया यानी जाना, आया यानी आना। तो इन सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। देखो इन वाक्यों में दे दिए, भूल गया, लौट आया संयुक्त क्रियाएं है। इन क्रियाओं में देना, भूलना और लौटना मुख्य क्रिया है तथा देना, जाना, आना सहायक क्रियाएं है। हमें उत्तर पत्रिका में सिर्फ सहायक क्रिया लिखना है, इतना याद रखना है। सहायक क्रिया और उस सहायक क्रिया का मूल रूप लिखना होगा। मूल क्रिया को पहचान कर नहीं लिखना है, सिर्फ सहायक क्रिया को पहचान कर लिखना होगा। अभी सहायक क्रिया को पहचानने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो कौन से मुद्दे हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, उसको हम और से देखेंगे। मूल क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अब ये जो है इसका डेफिनेशन, ये परिभाषा अच्छे से याद रखना है कि मूल क्रिया को सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती है और उसे एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा दूसरी क्रिया नाही समजणार आहे, काय तुला उमजत नाही, उन्हात आणायचं कुठे रिकामं काम होती है। करते.
पिताजी ने अखबार पढ़ा. थोडी एक पिताजी साडी अखबार चल दे त्यांना थांबायचं थांबू दे. मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया. आता तो नसणार पढ़ यानी पढ़ना तो मुख्य क्रिया है और चुके यानी सहायक सहायक क्रिया है. अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं. इस तरह से तो कृति पत्रिका में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया को पहचान कर लिखिए या छाट कर लिखिए. इस तरह का हमें कृति पत्रिका में प्रश्न आएगा. जो हमारा व्याकरण विभाग है, चौथा विभाग, उसमें यह प्रश्न होगा. तो इस तरह से वाक्य दिए रहेंगे और उन वाक्यों को पढ़कर हमें सहायक क्रिया को पहचान कर नीचे चार्ट यानी बॉक्स ड्रॉ करना होगा. 2 कॉलम होंगे उसमें, सहायक क्रिया और मूल क्रिया, मूल रूप. यहाँ पर पहला उदाहरण है, बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए. तो मुख्य क्रिया है जुट, जिसका मूल रूप है जुटना, और सहायक क्रिया है गए, जिसका मूल आना. तो हमें एग्जाम में सिर्फ सहायक क्रिया ही लिखना है. तो ऊपर जो लिखा है मुख्य क्रिया और उसका मूल रूप, वो हम पहचान कर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. नहीं लिखना है, सिर्फ सहायक क्रिया याद से लिखना है. और सहायक क्रिया को पहचानने का आसान तरीका बताया मैंने कि जो अंतिम क्रिया जो होगी वो. दूसरा वाक्य है, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो. तो यहाँ पर कर और दो, ये 2 क्रियाएं है. कर जो है मुख्य क्रिया है और उसका मूल रूप है करना, और सहायक क्रिया है दो, जिसका मूल रूप है देना. तो इस तरह से हमें, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमें उत्तर पत्रिका में सिर्फ सहायक क्रिया दो और उसका मूल रूप देना, यह लिखना है. तीसरा वाक्य है, आंख में आंसू उतर आए. मुख्य क्रिया उतर और उसका मूल रूप है उतरना. सहायक क्रिया आए, उसका मूल रूप है आना. तो इस तरह से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप भी लिखना जरूरी है. दोनों को आधा आधा मार्क्स होगा. चौथा वाक्य, नागर जी आप लिखते रहिए. इसमें मुख्य क्रिया है लिखते, इसका मूल रूप है लिखना, और रहिए, जिसका मूल रूप है रहना. पांचवा वाक्य है, कमरे में जाकर रोने लगेगी. मुख्य क्रिया है रोने, जिसका मूल रूप है रोना. सहायक क्रिया लगेगी, जिसका मूल रूप है लगना. छठा वाक्य है, सोनाबाई की लड़की कथकली डांस करने लगी. जिसमें मुख्य क्रिया है करने, जिसका मूल रूप है करना. सहायक क्रिया लगी, जिसका मूल रूप है लगना. टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी. मुख्य क्रिया दौड़, मूल रूप है दौड़ना. और इस वाक्य में सहायक क्रिया है पड़ी, जिसका मूल रूप है पढ़ना. गाडी नाही येते तुला इथे. आठवां वाक्य है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया. मुख्य क्रिया है रहना, सांगते गाडी तरी आपली ती म्हणते इथे बघ बघ बघ. क्या है रह, और उसका मूल रूप है रहना. तो सहायक क्रिया इस वाक्य में है गया, मूल रूप है जाना. नौवां वाक्य है, रूपा घटनास्थल पर आ पहुंची. मुख्य क्रिया है आ, या जिसका मूल रूप है आना, और सहायक क्रिया है पहुंची, जिसका मूल रूप है पहुंचना. तो ये उदाहरण हमने देखे जिसमें हमें वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में से सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है. तो सहायक क्रिया यानी अंतिम क्रिया और उसका मूल रूप, ये दोनों भी लिखना जरूरी है.
सहायक क्रिया पहचानने के लिए आधा गुण होगा और उसका मूल रूप लिखने के लिए आधा। इस तरह से 1 गुण का यह प्रश्न होगा। उसके बाद सहायक क्रिया संबंधी कुछ साल मुख्य पोतनी बातें जो हमें ध्यान में रखना है। सहायक क्रिया का स्थान वाक्य में मुख्य क्रिया के बाद अर्थात अंत में होता है। इस तरह से मैंने बार बार बताया कि सहायक क्रिया को पहचानने का आसान तरीका वही होगा कि ये मुख्य क्रिया के बाद आती है और अंत में ये सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के बाद ही होगी और वाक्य के अंत में ही होती है। तो ये उससे संबंधित इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी बात है। पुलिदान को पुलिन पकड़ पुढे जा। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है। किसी भी काल यानी कि भूतकाल में हो सकता है सहायक क्रिया का अर्थ, या वर्तमान में हो सकता है या भविष्य काल में हो सकता है। ना काहीतरी तिकडे काल में सहायक क्रिया का उपयोग हो सकता है। गेले नाही तिकडे। उसी तरह से तीसरा जो मुख्य है वो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ने पर ही वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी कि हमने शुरुआत में ही उदाहरण देखे कि जब सहायक क्रिया को नहीं जोड़ा गया था तब उन वाक्यों को अर्थ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये जो तीसरा मुद्दा है यह जरूरी है कि सहायक क्रिया जोड़ने पर ही, यानी सहायक क्रिया उस वाक्य में उस मुख्य क्रिया के बाद आने के बाद ही वाक्य को अर्थ मिलता है। चौथा पॉइंट है सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। अनिवार्य यानी कि वो होना ही चाहिए जरूरी। तो ये और सहायक क्रिया और मूल क्रिया के बीच केवल न शब्द ही आ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई और शब्द नहीं आ सकता। यानी कि जैसे हमने पहले उदाहरण कि सहायक क्रिया के सहायक क्रिया जो होती है करते वो मुख्य क्रिया के बाद करते, यानी कि मुख्य क्रिया पहले आएगी फिर सहायक क्रिया आएगी। लेकिन सिर्फ 2 शब्द ऐसे हैं जो इन 2 क्रियाओं के बीच क्रिया और सहायक के बीच में आ सकते हैं, वो है नहीं और न। लेकिन जब ये शब्द आएंगे वाक्य में, जब ये 2 क्रियाओं के बीच में ये शब्द आएंगे तब इन्हें सहायक क्रिया या मूल क्रिया में किसी में भी हम शामिल नहीं कर सकते। उदाहरण है में करुण रस समा न सका। तो समा यानी समाना यह एक क्रिया है, न यानी नहीं, सका यानी सकना। तो समाना और सकना ये समा यह क्रिया है, लेकिन अर्थ प्रदान करने के लिए सकना इस क्रिया का इस्तेमाल किया गया है या इसका प्रयोग किया गया है। और न जो है यानी नहीं, इस वाक्य का अर्थ प्रदान करने के लिए या इस वाक्य को अर्थ देने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये हम न और नहीं कोरोनाचे आहेत का ते चालू क्रिया में भी नहीं लेंगे तिकीटच भेटत नाही जनरल तर तू जाशील कशी काय नहीं लेंगे। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर खड़ा यानी खड़े रहना यह भी एक क्रिया है, हुआ यानी होना। तो इन 2 क्रियाओं के बीच में नहीं शब्द आया है। तो इस तरह से 2 मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में न और नहीं यह शब्द आ सकते हैं, लेकिन इन्हें हम मुख्य या सहायक क्रिया में नहीं गिनेंगे। पुढे काय भेटते ते बघ आणि जा तशी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है सहायक यदि वाक्य का अंत है तथा थी और थे से होता है तो उसे सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। अब ये जो शब्द है, था, थी और थे, तो ये शब्द जो है काल बताते हैं हमें।
है शब्द जो है वर्तमान काल और था थी और ये शब्द जो है हमें भूतकाल दर्शाते हैं। तो ये जो काल दर्शाने वाले शब्द है इसे हम सहायक क्रिया के रूप में नहीं कोण ठेवते? पहचानेंगे, इसको हम सहायक क्रिया नहीं मानेंगे। ये वाक्य का काल बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये वाक्य जो है कौन से काल में लिखा गया है वो दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सहायक या मूल क्रिया में नहीं इस्तेमाल होंगे। उदाहरण है, तो उसकी सजा उसे लाठियों से दी गई है। तो दी यह मुख्य क्रिया है और गई यह सहायक क्रिया है और है शब्द जो है वाक्य का काल बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए है शब्द नहीं आएगा, इसको हम सहायक क्रिया में नहीं गिनेंगे। मोटे मोटे तौर पे दो किए जा सकते हैं। तो इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है और सकते यह सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप होगा सकना। यहाँ पर भी वाक्य के अंत में है शब्द काल दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरा वाक्य है, इस प्रभाव का अनुभव मैं कर सकता था। तो करना यह मुख्य क्रिया है, कर सकता यह सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप होगा सकना। कोणाला फोन करायचा आहे? शब्द जो है यह भूतकाल दर्शाने के लिए किया गया। चौथा वाक्य है, राधा एक ही बात की रट लगाती थी। चालेल बाई, कुठे ट्रेन नाही येत, कॅन्सल आहे ट्रेन. लगाती यानी कि लगना, कॉलेजला यह जाऊन तुला 3 घंटे तिथेच बसावं लागेल. थी यह शब्द जो है भूतकाल दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। पांचवा वाक्य है, अहिंसा के मार्ग से ये प्रश्न यानी होना, यह मुख्य क्रिया है, सकते यह सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप है सपना और थे जो है शब्द ये भूतकाल दर्शाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इन 6 मुद्दों को हमें याद रखना है सहायक क्रिया के लिए कि मुख्य क्रिया के बाद ही सहायक क्रिया आती है और सहायक क्रिया कौन से भी काल में हो सकती है और सहायक क्रिया जोड़े बगैर जाना कर रहा हुआ तो का बसली तू? मिलता है। सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना जरूरी है, अनिवार्य है और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के बीच में सिर्फ नहीं या न यही शब्द आ सकते, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं आएगा। और छठा पॉइंट जो है कि है, था, थी, थे, ये अगर शब्द आएंगे, काल दर्शाने वाले शब्द होंगे उस वाक्य में, तो उन्हें हम सहायक क्रिया या मूल क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। कुछ उदाहरण है कि यहाँ पर हमें निम्नलिखित सहायक क्रियाओं का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें क्रिया रूप दिए हुए हैं, उसको हमें सहायक क्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल करना है। यानी कि सपना यह शब्द जो दिया है तो इसका वाक्य बनाते वक्त हमें याद रखना है कि सपना शब्द को हम सके, सकी या सका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमें एक मूल क्रिया भी वाक्य हम लिखेंगे, उसमें 2 क्रियाएं आएंगी, उसमें सपना का रूप जो है वो सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी उसके पहले हमें एक मूल क्रिया को इस्तेमाल करना होगा, जोड़ना होगा, तभी हमारा वाक्य जो है पूरी तरह से सही बनेगा। तो सपना के लिए हम क्या वाक्य बना सकते हैं, मैं वह काम कर सका। तो यहाँ पर कर क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और जो एक क्रिया शब्द तुला दिया सांगते गया गाडी नाही तर ती आपलं हुशारच मारून गेली.
ती गपचूप जा, त्यांच्या गाडीत 100 रुपये देताल काय तिकडे शिलगोरी. जो है वो इस्तेमाल किया है सहायक क्रिया के रूप में। दूसरा शब्द है पढ़ना, वह मैदान पर गिर पड़ा। तो यहाँ पर गिरना इस मुख्य क्रिया का इस्तेमाल किया गया है और पढ़ना क्रिया को हमने पढ़ा इस सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया है। तो वाक्य बनेगा वह मैदान पर गिर पड़ा। लगना, पूरा सपना देखकर वह रोने लगा। अब लगना शब्द का सहायक क्रिया के रूप में लगा इस्तेमाल किया गया है और उसके पहले रोना इस मूल क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो रोने लगा। चौथा शब्द है देना, मैंने उसे वापस भेज दिया। अब देना इस क्रिया रूप का सहायक क्रिया दिया इस रूप में इस्तेमाल किया गया है और उसके पहले भेज इस मूल क्रिया का इस्तेमाल किया है, भेज दिया। तो जिस तरह से सहायक क्रिया शब्द दिए रहेंगे सकना, पढ़ना, लगना, देना, तो उनका उसी रूप में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, उसको हम थोड़ा सा परिवर्तन वाक्य के अनुसार उसका परिवर्तन कर सकते हैं। पांचवा क्रिया शब्द है उठना, बुरा सपना देखकर वह चिल्ला उठा। तो चिल्लाना यह मुख्य क्रिया है और उठना उठा यह सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप है उठना। छठा क्रिया शब्द है रहना, रहना शब्द के लिए हम रहा, रहे, रही इस तरह से सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसके पहले हमें एक मुख्य क्रिया को इस्तेमाल करना होगा। वह रात भर रोता रहा। तो रोता इस मूल क्रिया का इस्तेमाल किया है और रहना का रहा रूप में सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है इस वाक्य में। सातवां क्रिया शब्द है जाना, वह मुंबई चला गया। और वाक्य के अंत में गया शब्द जाना का गया सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया गया है और चला यानी चलना इस मुख्य क्रिया का इस्तेमाल किया है। डालना, हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को भून डाला। तो भून यह मुख्य क्रिया है और डाला, डालना इस सहायक क्रिया को डाला रूप में इस्तेमाल किया गया है। चाहना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो चाहना इस क्रिया शब्द का चाहिए इस रूप में इस्तेमाल किया गया है और सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो उसके पहले एक मूल क्रिया का होना जरूरी है जो कि यहाँ पर है उठना। उठना मूल क्रिया हो गई और चाहना शब्द का हमने चाहिए इस्तेमाल किया है। 10वां क्रिया शब्द है पाना, रामू आसानी से चोर को पकड़ पाया। तो पाना इस क्रिया शब्द का पाया इस रूप में सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल हुआ है और उसके पहले मूल क्रिया पकड़। मूल क्रिया जब हमें सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो मूल क्रिया हम अपनी पसंद से कौन सी भी क्रिया शब्द ले सकते, लेकिन जो शब्द हमें सहायक क्रिया के रूप में दिया है वही हमें सहायक क्रिया के रूप में लिखना होगा। अब देना शब्द के लिए कुछ वाक्य हम कौन से लिख सकते हैं, इन वाक्यों को अगर पढ़ के याद रख सको या 2-3 बार पढ़ के रखोगे तो यह प्रश्न हम आसानी से लिख सकते हैं कि देना शब्द के लिए हम कौन से सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर ने जवानों को सचेत कर दिया। तो यहाँ पर कर और दिया ये दो क्रियाएं हैं यानी कि संयुक्त क्रिया जिसमें कर मुख्य क्रिया है और दिया यानी देना सहायक क्रिया है। दूसरा, राधा ने वह बर्तन तोड़ दिया। तो तोड़ यहाँ पर मुख्य क्रिया है, दिया यानी देना सहायक क्रिया है। तीसरा प्रश्न, गुरु ने शिष्य को
ज्ञान देकर काबिल बना दिया। तो यहाँ पर बना मुख्य क्रिया है और दिया सहायक क्रिया है। सैनिकों ने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। तो कर यहाँ पर मुख्य क्रिया है, दिया यानी देना यह सहायक क्रिया है। तो देना इस क्रिया शब्द के हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से मुख्य क्रिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यह उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते कि देना शब्द को कर दिया, तोड़ दिया, बना दिया, कर दिया, तो इन रूपों में उसका इस्तेमाल किया गया है। अब उठना इस क्रिया शब्द के वाक्य किस तरह से हम बना सकते हैं कि वह जाग उठा। तो जाग यानी जागना मुख्य क्रिया है और उठा यानी उठना सहायक क्रिया। सफलता मिलते ही वह झूम उठा। झूम यह मुख्य क्रिया है, उठा सहायक क्रिया जिसका मूल रूप होगा उठना। तीसरा वाक्य, छुट्टी मिलते ही सारे बच्चे नाच उठे। नाच यह शब्द जो है मुख्य क्रिया है और उठे सहायक क्रिया है जिसका मूल रूप होगा उठना। सामने शेर को देखकर वह चिल्ला उठा। चिल्ला मुख्य क्रिया है और उठा यह सहायक क्रिया है जिसका कि मूल रूप है उठना। तो ये चार उदाहरण हमने